नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं। हमारा टारगेट है DSSB और EMRS TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कर लेना, परीक्षा तक अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लेना और साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगा लेना। ये हमारा टारगेट रहेगा। हम जल्द से जल्द अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट करेंगे, इसीलिए हमने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक साथ उठाया है। एक एक टॉपिक को डिटेल वाइज समझते हुए विद क्वेश्चनों के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम इसी तरह अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारी ये क्लासेस है वे केवल EMRS और DSSB के लिए ही लाभदायक नहीं है। हाल ही में अभी कई स्टेटों में जैसे यूपी में, MP में TGT PGT संबंधी जो परीक्षाएं पूछी जाती हैं वे अपने पाठ्यक्रम के अनुसार टॉपिकों को देख सकते हैं और हमारी जो इन क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जो हिंदी का सिलेबस है लगभग सभी TGT PGT सभी स्टेट की परीक्षाओं के में एक जैसा है। हमने DSSB के अंतर्गत तो किसी ने भी कोई सिलेबस इंक्लूड नहीं किया। TGT PGT परीक्षाओं के आधार पर ही प्रश्नों को उठाते हुए हमने अपना एक सिलेबस बनाया है। तो अपने टॉपिक के अनुसार देख करके आप इन क्लासेस को देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, जो जो टॉपिक आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे आप उन से देख करके लाभ उठा सकते हो। साथ साथ हमने क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस की हुई है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं हम आज की क्लास की में। आज करेंगे हम हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम कर रहे हैं आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य में हमने रासो साहित्य को कंप्लीट कर लिया है और आज करेंगे हम अपभ्रंश साहित्य। रासो साहित्य के बाद हमने शुरुआत की थी जैन साहित्य की। जैन साहित्य के अंतर्गत हमने मुख्य बिंदुओं को देख लिया था कि जैन साहित्य क्या होता है और उसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं और किन विद्वानों द्वारा जैन साहित्य लिखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुयायियों ने किस प्रकार से जैन साहित्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। कौन कौन सी प्रमुख जैन साहित्य के अंतर्गत रचनाएं रही, जैन साहित्य का अन्य नाम क्या रहा, ये सब हमने पिछली क्लास में जैन साहित्य की जो क्लास थी उसके अंतर्गत हमने शुरुआत की थी जैन साहित्य की। उसके अंतर्गत हमने सभी मुख्य बिंदुओं को देख लिया था। तो हमने बात की थी जैन साहित्य के अंतर्गत दो प्रकार की रचनाएं लिखी जाने लगी। एक तो अपभ्रंश युक्त रचनाएं और एक अपभ्रंश मुक्त रचनाएं। अपभ्रंश युक्त रचनाओं के अंतर्गत हमने देख लिया था कि जैन साहित्य में अपभ्रंश में लिखी जाने वाली रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आज हम करेंगे अपभ्रंश साहित्य की, यानी कि जैन साहित्य में अपभ्रंश में लिखी जाने वाली रचनाएं और उनके प्रमुख कवियों को। सबसे पहले आएगा स्वयंभू। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। यानी कि अब अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि है स्वयंभू, लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे किसका प्रथम कवि माना? हिंदी का प्रथम कवि माना। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे माना, तो आ जाएगा स्वयंभू को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू है, लेकिन ये अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। अगर शताब्दी की बात करें तो 8वीं 783 ईस्वी के आसपास ये विद्यमान थे। स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना गया है। क्या माना गया है? जैन परंपरा का भी प्रथम कवि स्वयंभू को माना गया है। तो इनकी प्रमुख ग्रंथ है। इन्होंने कितने प्रमुख ग्रंथ लिखे? इन्होंने 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे। कौन कौन से देख लेते हैं। पौम चरिव,
पौमचर्यु और स्वयंभू छंद, ये 3 ग्रंथ इन्होंने लिखे, पौमचर्यु, ऋष्णेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है, ये भी पूछा जाता है कई बार परीक्षा में, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को ही कहा जाता है। कि भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। किसने? भयाणी ने। भयाणी ने स्वयंभू को और पुष्यदंत को अलग अलग नामों से दिया है। देख लेते हैं, इसमें देखेंगे हम स्वयंभू को क्या कहा है, कालिदास। आगे चल के हम पुष्यदंत के बारे में भी पढ़ेंगे, भयाणी ने क्या कहा है। तो बढ़ते हैं आगे। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। क्या कहा है? अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। पौमचर्यु एक राम काव्य है, जो इनका ग्रंथ है। पौमचर्यु एक राम काव्य है। क्या, कौन सा, किस तरह का काव्य है? ये एक राम की कथा पर आधारित काव्य है, राम काव्य है। इसमें अगर कांड की बात करें तो 5 कांड और 83 संधियाँ हैं। 5 कांड और 83 संधियाँ हैं। वैसे अगर रामचरितमानस की बात करें तो हम उसमें 7 कांड है, तो इस स्वयंभू के पौमचर्यु में 5 कांड है। इस प्रकार हमें एक दूसरे से चीज़ों को रिलेट करते हुए, जोड़ते हुए चीज़ें समझनी है, और इसी तरह हमें याद रह पाएगी। स्वयंभू के पौमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। त्रिभुवन कौन है? ये है स्वयंभू के पुत्र। तो स्वयंभू के पुत्र ने पूरा किया पौमचर्यु को। ये पूछ लेंगे कि एग्जाम में कि इनमें से कौन सी रचना स्वयंभू की अधूरी रचना मानी गई है, उसके पुत्र त्रिभुवन ने उसे पूरा किया, वह कौन सी रचना है? तो ये बात हो रही है पौमचर्यु की, जो कि एक राम काव्य पर आधारित ग्रंथ है। आई होप कि आप मेरे जो द्वारा बताए गए इन तथ्यों को समझ पा रहे होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। इसी तरह आप इनको बार बार अगर रिवाइज करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन दबा देना, क्योंकि ये आपकी एक तरह से जिम्मेवारी ही है, और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। पुष्यदंत की बात करें हम तो शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मैंने जब हिंदी के प्रथम कवि कराए थे तो बताया था कि अलग अलग विद्वानों ने हिंदी के प्रथम कवि अलग अलग माना है। जैसे कि स्वयंभू की बात करें तो किसने माना? राम कुमार वर्मा ने। अगर पुष्यदंत की बात करें तो किसने माना? शिव सिंह सेंगर ने। इसी तरह अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मैंने पिछली क्लासेस में ये हिंदी के प्रथम कवियों को भी करा दिया था कि किस विद्वान ने हिंदी के प्रथम कवि को किसे माना है। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में कई बार कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग माना है, और सर्वमान्य तौर पर कहा जाए तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये मैंने आपको एक क्लास में अच्छे से डिटेल वाइज करा दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्य जो कवि है उनका समय क्या माना? तो इनका समय क्या माना? 9वीं शताब्दी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन शिव सिंह सेंगर ने इसे 7वीं शताब्दी का माना है। लेकिन अगर सर्वमान्य तौर पर अगर बात करें तो पुष्यदंत का जो समय है वो 10वीं शताब्दी रहा। अगर एग्जाम में इस तरह आ जाए कि पुष्यदंत किस सदी के कवि रहे हैं तो आंसर होगा 10वीं शताब्दी के। अगर इस तरह पूछ लिया जाए विद्वानों का नाम देकर के शिव सिंह सेंगर के अनुसार या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, तो इनके अपने अपने अनुसार इन्होंने
माने हैं। इस तरह एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पुष्यदंत का समय 10वीं शताब्दी था, ये हमने देख लिया था। पुष्यदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा। अपभ्रंश का क्या कहा? वेद व्यास। अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा गया? पुष्यदंत को। और अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा गया? वो कहा गया स्वयंभू को। इस तरह एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो आप। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं, इनकी भी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। स्वयंभू की भी 3 प्रमुख रचनाएं थी, तो इनकी भी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? महापुराण, न्यायकुमारचर्यु और जसहरचर्यु, ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। देख लेते हैं। महापुराण का दूसरा नाम क्या है? 63 महापुराणिस गुण अलंकारा। तो 63 महापुरुष गुण अलंकार, इनमें 63 महापुरुषों के गुणों का वर्णन किया गया है कि 63 महापुरुषों का वर्णन इस महापुराण में मिलता है। किसकी रचना है ये? पुष्यदंत की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन्होंने अपनी रचना में चौपाई छंद का प्रयोग किया। किस छंद का प्रयोग किया इन्होंने अपनी रचनाओं में? चौपाई छंद का। इनकी रचनाओं में धार्मिक भावों का वर्णन है। किस तरह के भाव मिलते हैं? धार्मिक। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को भाखा की जड़ कहा। शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा पुष्य को? भाखा की जड़। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है भाई परीक्षा में कि भाखा की जड़ किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने। किसे कहा? मतलब किस कवि को कहा? या शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को भाखा की जड़ कहा? इस तरह प्रश्न बनते हैं और परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप एक बार और रिवाइज कर सकते हो। पुष्यदंत ने स्वयंभू को अभिमान मेरु, स्वयंभू को नहीं, स्वयं को, बार बार स्वयंभू का नाम आ रहा है इसलिए स्वयंभू निकल गया मुँह से। तो स्वयं को यानी कि अपने आप को, पुष्यदंत ने अपने आप स्वयं को अभिमान मेरु और काव्य रत्नाकर, कविकुल्प, तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया। इन्होंने किसने अपने आप को इन उपाधियों से विभूषित किया? इसने पुष्यदंत ने। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि स्वयं को किसने अभिमान मेरु कहा? तो किसने कहा? ये कहा पुष्यदंत ने स्वयं को कहा। लेकिन अगर अभिमान मेरु की बात आ जाए कि अभिमान मेरु किस कवि को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो वो मेरुतुंग नाम का एक कवि हुआ है, उन्हें अभिमान मेरु कहा जाता है। लेकिन अगर बात आ जाए स्वयं को किसने कहा, तो आएगा पुष्यदंत को। इस तरह आगे बढ़ते हैं। भयानी ने पुष्यदंत को भवभूति कहा। भयानी ने क्या कहा पुष्यदंत को? भवभूति। और स्वयंभू को क्या कहा था भयानी ने? उनको कहा था कालिदास। इस तरह में पढ़ना है। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। एक विद्वान और रहे हैं हरिसेन। इन्होंने जो अपनी धम्म परीक्षा जो रचना है, ग्रंथ है, उनका अपभ्रंश के कितने कवि माने हैं? इन्होंने 3 कवि माने हैं। कौन कौन से? चतुर्मुख कवि, चतुर्मुख नाम का एक कवि है, ये माना है स्वयंभू को और पुष्यदंत को। इन्होंने अपने इस ग्रंथ के अंतर्गत 3 कवि माने हैं। ये पूछ लेंगे कि इनमें से हरिसेन कवि द्वारा किस कवि को अपभ्रंश का कवि नहीं माना गया, तो 3 नाम दे देंगे, याद रखने हैं, ये एक अलग से दे देंगे। आजकल हर एग्ज़ाम थोड़ा सा डेप्थ और थोड़ी सी मतलब कंटेंट बेस क्लियर होना चाहिए और कंटेंट के थोड़ा सा डेप्थ पूछा जा सकता है। इसलिए हर एक पॉइंट को, एक एक तथ्यों को बिल्कुल ध्यान से करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 1-2 पॉइंट, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो हम उसकी बजाय उसका सोच करके आंसर गलत कर लेते हैं। इसीलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे धनपाल की तरफ। तो धनपाल कवि रहे हैं ये 10वीं शताब्दी के कवि।
अपभ्रंश के तीसरे कवि माने जाते हैं। धनपाल मुंज कवि के सभा रत्न रहे हैं। ये पॉइंट देख सकते हो आप। इनकी जो प्रमुख रचना भविष्यत कहा, वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षा में आ चुकी है पहले भी कि भविष्यत कहा किसकी रचना है, तो आंसर हो जाएगा धनपाल की। धनपाल कवि की भविष्यत कहा रचना है। इसमें क्या बताया गया है इस रचना में, तो भविष्यत कहा में बताया गया है कि इसमें यह दर्शाया गया है कि व्रत पालन करने से भविष्य के सारे काम पूरे हो जाते हैं। अगर हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे जो आगे आने वाले भविष्य में सभी काम पूरे हो जाते हैं। और इस कथा में भविष्यत कहा में बहुविवाह के दुष्परिणामों का चित्रण है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी रचना में बहुविवाह के दुष्परिणामों का चित्रण है, तो ये हो जाएगा धनपाल की भविष्यत कहा, जो कि अपभ्रंश भाषा के तीसरे कवि माने गए हैं धनपाल। बढ़ते हैं हेमचंद्र की ओर। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। 12वीं शताब्दी के कवि रहे हैं हेमचंद्र, और अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि रहे हैं। जैन साहित्य के आचार्य रहे हैं। तो देख लेते हैं इनके बारे में, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनका 1088 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ, 1088 ईस्वी में। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी सिद्धराज जयसिंह के दरबार में रहते थे। कहाँ किसके दरबार में रहते थे हेमचंद्र? गुजरात के सोलंकी सिद्धराज जयसिंह के दरबार में। जयसिंह के दरबार में इन्होंने शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा। इनका जो व्याकरण ग्रंथ है वो, उनका नाम क्या है? शब्दानुशासन। इनका व्याकरण सिद्धहेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्धहेम नाम से इनका व्याकरण प्रसिद्ध हुआ। सिद्धहेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया। ये पूछ सकते हैं कि इनमें से सिद्धहेम में जो हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है उनमें से किस भाषा का समावेश नहीं है, तो एक अन्य भाषा दे देंगे। जैसे कि पाली लिख देंगे, तो पाली इनमें नहीं है, लेकिन इनमें तीनों भाषाएं है। कौन कौन सी? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। इस तरह प्रश्न बन सकता है, किसी भी तरह बन सकता है। आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन्होंने अपने व्याकरण संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया। ये पहले आ चुका है। इन्होंने प्राकृत का पाणिनि कहा गया है। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा गया है? ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो प्राकृत का पाणिनि कहा गया है हेमचंद्र को। हेमचंद्र की अन्य पुस्तकें कौन कौन सी है? कुमारपाल चरित, योग शास्त्र और प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन और देसी नाम वाला। देसी नाम वाला वेरी इम्पोर्टेंट रचना है इनकी। और ये इनकी और अन्य रचनाएं हैं, ये याद कर रख सकते हो आप। ये पूछ सकते हैं कि हेमचंद्र की इनमें से कौन सी रचना नहीं है, क्योंकि आजकल नहीं से संबंधित अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो बढ़ते हैं आगे। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का भी समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। अब्दुल रहमान लिखित संदेश रासक, यह एक धर्मेतर ग्रंथ, रास ग्रंथ रहा है। कौन सा? संदेश रासक। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है। ये पूछा जा सकता है कि किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ देशी भाषा में इनमें से कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? अब्दुल रहमान का संदेश रासक। संदेश रासक किस प्रकार की रचना है? यह है एक खंड काव्य है। कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि यह एक किस प्रकार की रचना है, तो यह एक खंड काव्य है। खंड काव्य आंसर में दे देते हैं, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, या इनमें खंड काव्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक योगिनी के विरह की कथा है। विक्रमपुर की योगिनी के विरह की कथा बताई है इसमें। इसके बाद कुछ और अन्य तथ्य देख लेते हैं हम इन्हीं से संबंधित।
इन्हीं आचार्यों से संबंधित यानी कि अपभ्रंश भाषा से संबंधित आचार्य और भी एक तो मुख्य रहे हैं जो जिनके इतने ज़्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन जो ये पॉइंट मैंने इंक्लूड किए हुए हैं ये कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। बढ़ते हैं आगे। मुनि राम सिंह जैन में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि रहे हैं। क्या कौन रहे हैं जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि? नाम पूछ लिया जाए तो मुनि राम सिंह। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव 1057 के लगभग माना जाता है। मुनि राम सिंह ने पाड़ू दोहा की रचना की। ये इनकी वेरी इम्पोर्टेंट रचना है, कई बार परीक्षा में आई है। पाड़ू दोहा के रचयिता कौन रहे हैं? तो मुनि राम सिंह। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जयइंदु से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ पूछा जाए तो 6वीं शताब्दी के जयइंदु कवि से माना जाता है। इनसे 2 प्रश्न बनते हैं, दोनों कई बार परीक्षा में आ चुके हैं कि जयइंदु किस शताब्दी के कवि रहे हैं, तो जयइंदु रहे हैं 6वीं शताब्दी के कवि। और अपभ्रंश भाषा का मतलब किस काव्य का कवि माना जाता है, तो ये दोहा काव्य का आरंभ किस में कौन सी शताब्दी से माना जाता है, किस कवि से माना जाता है, तो जयइंदु से माना जाता है 6वीं शताब्दी से। जयइंदु ने 2 पुस्तकों की रचना की। कौन कौन सी 2 पुस्तकें हैं इनकी? दोनों इम्पोर्टेंट है, परमात्म प्रकाश और योगसार। परमात्म प्रकाश, योगसार जयइंदु की पुस्तकें हैं। अगला देख लेते हैं हम नेक्स्ट। सोमप्रभु सूरी। सोमप्रभु है भाई, ये परब नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग में थोड़ी सी वो है। सोमप्रभु सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे। कहाँ के रहने वाले थे सोमप्रभु सूरी? जो गुजरात के। सोमप्रभु सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नाम का एक गद्य पद में लिखा ग्रंथ, गद्य पद में लिखा। ये पूछ लेंगे कुमारपाल प्रतिबोध किसका ग्रंथ है, तो हो जाएगा सोमप्रभु सूरी का। यह किस प्रकार का है? गद्य और पद दोनों में लिखा गया ग्रंथ है। संस्कृत और प्राकृत थी इनकी भाषा। इस जो ग्रंथ की भाषा रही है वो संस्कृत और प्राकृत रही है। गद्य पद का यह ग्रंथ है। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी का ग्रंथ रहा है। जैन आचार्य मेरुतु ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ लिखा। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ किन्होंने लिखा? जैन आचार्य मेरुतु ने। इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत थी। इस ग्रंथ की भाषा का पूछ ली जाए तो किस प्रकार की थी? संस्कृत। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मुंज कवि के भी हैं। किस कवि के हैं? मुंज कवि के भी। लक्ष्मीधर ने, नेक्स्ट पॉइंट है ये भाई, लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया। ये मैंने एक बार पहले भी पॉइंट आ चुका था, पिछली क्लासों में अच्छे से समझा दिया था। प्राकृत पेंगलम से संबंधित प्राकृत पेंगलम 4 कवियों का संकलन माना गया है कि कौन कौन से? जैसे कि एक विद्याधर नहीं भाई, विद्याधर है ये, आएगा विद्याधर और सारंगधर, जज्जल और बब्बर। ये 4 कवियों की रचनाओं का संकलन किस में मिलता है? प्राकृत पेंगलम में। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों का विवेचन है और प्राकृत पेंगलम में प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम को क्या कहा जाता है? प्राकृत पिंगल सूत्र। प्राकृत पिंगल सूत्र भी प्राकृत पेंगलम को कहा जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डॉक्टर बच्चन के अनुसार सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोगिता है। सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोगिता किसे माना गया है? तो डॉक्टर बच्चन ने किसे माना गया है? सारंगधर को कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोगिता। सारंगधर ये उस एक अपभ्रंश रचनाकार का नाम रहा है, सारंगधर जैन आचार्य, सारंगधर सूरी। तो इन्हें बच्चन के अनुसार कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोगिता माना है। प्राकृत पेंगलम
छंद शास्त्र संबंधित ग्रंथ है। प्राकृत पेंगलम किस प्रकार से संबंधित ग्रंथ रहा है? प्राकृत पेंगलम है छंद शास्त्र से संबंधित ग्रंथ। इस प्रकार हमने देखा जैन आचार्यों द्वारा जो अपभ्रंश साहित्य लिखा गया उनको डिटेल वाइज देख लिया कि किस किस प्रकार के प्रश्न किस तरह से बनते हैं। परीक्षा में इसी तरह इन्हीं तथ्यों में से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या हिंदी से संबंधित किसी भी प्रकार की परीक्षा हो। जहां पर हिंदी सब्जेक्ट आएगा वे इन्हीं पॉइंटों में से निकाल के तथ्यों को निकाल करके परीक्षा में डाल लेते हैं। इसलिए ये क्लासेस सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो एक आप कमेंट बॉक्स में ये और बता सकते हो आप कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं को अपभ्रंश की रचनाएं माना, अपभ्रंश की कितनी रचनाएं मानी है। यानी कि आचार्य रामचंद्र, अभी मेरे थोड़ा सा माइंड में एक तथ्य रह जाता है तो आपने बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं को अपभ्रंश की रचनाएं माना है। उनके नाम भी लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, कौन कौन सी रचनाएं हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश की रचना माना है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल वाइज बता दूंगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं को देशी भाषा की रचनाएं माना है और कितनी को प्रमाणिक रूप से आदिकाल की कुल कितनी रचनाओं को उन्होंने प्रमाणिक माना है। इस तरह मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और रहते हैं हमारे जैन साहित्य से ही संबंधित, वे मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी और फिर हमारा जैन साहित्य भी कंप्लीट हो जाएगा। जिस प्रकार हमने रासो साहित्य को डिटेल वाइज किया था उसी प्रकार हम जैन साहित्य को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम बढ़ेंगे आगे सिद्ध और नाथ साहित्य की तरफ। इस प्रकार हम धीरे धीरे परीक्षा से पहले हम अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लेंगे और साथ साथ हम इनके प्रश्न उत्तर जो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता जाएगा उसके प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए चलेंगे। इस प्रकार हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करके प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे। इस प्रकार हमारी तैयारी परीक्षा तक अच्छी हो जाएगी। जो भी बच्चे अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर देना, दोस्तों के साथ लाभ उठाते हुए हमारी क्लास को देखना। और आपको एक काम और करना है कि एक सजेशन और दे सकते हो आप किस प्रकार से तैयारी चाहते हो। अगर आप ये बोलो कि नहीं मैम संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक एक टॉपिक को जैसे आप करा रहे हो इसी तरह कराते चलो, या फिर ये चाहते हो कि मैं नहीं मैम पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को कंप्लीट कर दो, फिर चाहे भाषा विज्ञान को कंप्लीट कर लो, फिर अगला टॉपिक उठाना। इस तरह एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलना है या संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक साथ लेते हुए चलना है। आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हो, मैं उस पर बिल्कुल ध्यान दूंगी और उन्हीं के अनुसार अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।